नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेपर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका मैंने टारगेट दिया था, 5 प्रश्न दिए थे, उसको लेकर के बच्चों ने लिखा और मैं आपको कुछ बिंदु समझा देता हूं। उन बिंदु को लेकर ही आप अपने आंसर को और मजबूत बनाइए, उसके कंटेंट को और रिच कीजिए। प्रश्न क्या है यह देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण दीजिए। पहली बात है कि अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दिया करें, कोई भी पॉइंट है पूछ लिया करिए, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हुआ है, वहां से कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हम बात करें, थोड़ा समय से बड़ा कर देता हूं आपको। हस्तलिखित में लिखा है, बाकी प्रिंटेड नोट से मेरे ऐप पे ही मिलेगा, लेकिन हाथ से लिखा हुआ है ताकि मैं गलतियां भी बता सकूं आपको, बच्चे कहां गलती करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को तोड़िए आप। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण दीजिए। केवल संगठन ढांचा पूछा है, तो आप संगठन के में जो पदाधिकारी हैं उनके कुछ कार्य को लिख सकते हैं और थोड़ी भूमिका में उसका जो आरंभ कैसे हुआ ये लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो पुलिस विभाग है ना, वो 1861 इसका जो अधिनियम है, पुलिस जो अधिनियम है वो 1861 में आया, ये जानते हैं। और पुलिस जो एक समिति बनी थी इस अधिनियम के लिए, वो 1860 में बनी थी, ठीक है। तो अधिनियम कितने किस में आया है? पुलिस अधिनियम जो है आपका वो 1861 में आया है। तो इसकी भूमिका भी आप दे देंगे थोड़ा सा। देखिए कैसे लिखा हुआ है। यूपी पुलिस बल भारत के किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल है। वर्तमान पुलिस प्रणाली 1860 में श्री एच.एम. कोर्ट, देखिए 1860 में श्री एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, पुलिस कमेटी गठित की गई थी। उसकी सिफारिश पर अधिनियम आया था और इसके लिए 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया था। अब दोनों चीजें आपने बता दी, 1860 का भी रेफरेंस दे दिया, 1861 भी दे दिया। ये आपका थोड़ा सा कंटेंट फैक्ट के साथ में होगा, तो एग्जामिनर अगर देखेगा और अगर आपने इसे अंडरलाइन कर दिया है, दोनों डेटों का अंतर भी समझ लेगा। नहीं तो बहुत से बच्चे तो केवल 1861 से काम देकर के निकल लेते हैं आगे। वर्तमान पुलिस विभाग में अगर ढांचे की बात करें तो अब तुरंत अभी वर्तमान के ढांचे पे आ गए, तो हमारे 75 जिले हैं, ये 8 जोन हैं और 18 रेंज में ये पुलिस का जो ढांचा है वो विभाजित है। ये धारणा 18 रेंज आप ना लिखें, लेकिन 8 जोन के बारे में जरूर लिखें। इससे आपका जो आंसर है एग्जामिनर को बहुत अच्छा भी दिखाई देगा। और ध्यान रखिएगा, ये प्री के जो छात्र हैं उनके लिए भी डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल कंसेप्ट वाले प्रश्न आ रहे हैं, कहां से प्रश्न पूछ ले पता नहीं। अब देखिए, यहां बात करें जोन, तो 8 जोन है। मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद या प्रयागराज जोन। अब प्रयागराज जोन लिखिए, कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर। ये आपको याद ही होने चाहिए। अगर आप इन जोन को मैपिंग के थ्रू भी नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगता है अधूरा रहेगा। ध्यान रखना, मानविकी के सब्जेक्ट हैं, यहां पर अधिकतम से अधिकतम अंक यानी 90% तक नंबर पाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। अब आपने 8 जोन कर लिए, कौन सा? मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर है। अब इसे मैपिंग कर देते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों कि आप जितना अच्छा मैप बनाएंगे, उसको फिल करेंगे, तो उसका इंपैक्ट एग्जामिनर पर पड़ता ही पड़ता है। और जब किसी भी मैप, ग्राफ, पाई चार्ट ऐसा कुछ बना रहता है, डायग्राम बना रहता है, तो नंबर मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब यूपी का है, यूपी का देखो एक चीज और बात समझ, 10 सेकंड में आप यूपी का मैप बनाना सीख लीजिए, तुरंत 10 सेकंड में खिंच जाना चाहिए। अब यहां मैंने जोन भर दिए हैं, तो कौन कौन से? मेरठ जोन है, बरेली जोन है, लखनऊ जोन है और गोरखपुर जोन है। तो आप जब भरे तो ध्यान रखिएगा, ऊपर क्रम याद रखिएगा, नॉट इन स्केल, ये स्केल में नहीं है। आप नीचे लिख सकते हैं कि जो आपका नक्शा है, मैप इन नॉट इन स्केल, ये लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का जिम्मेदार है, उसने केवल मैपिंग ही नहीं की है, जिम्मेदारी से उसने लिखा है कि जो मैप है नॉट इन स्केल, ठीक है। या आप हिंदी में क्या लिखेंगे कि जो नक्शा है वो मापनी में नहीं है,
ठीक है। अब नीचे देखें तो ये आगरा जोन पड़ता है, फिर आपका कानपुर जोन है, फिर प्रयागराज जोन है, और ये आपका वाराणसी जोन है। तो ये मैपिंग कर लीजिए और लगभग टेंटेटिव जगह स्थान भर दीजिएगा, है ना। ये अब ये भी नहीं गोरखपुर है और आप भर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नक्शा भरते समय ये ध्यान रहे। तो ये कब हो पाएगा? जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं लगातार ये नक्शे बच्चों को देता रहता हूं, भरवाता रहता हूं, ठीक है। अब देखिए, एक इसके बाद में आप एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे पूरा हमारा स्टेट है, स्टेट को किसमें, जोन में बांटा गया है, जोन को रेंज में, फिर आपका जिला है, फिर सब डिवीजन, फिर सर्किल, और फिर आपका थाना। और एक लाइन में आप ऐसे लिख देंगे चित्र में के साथ में, तो एग्जाम समझ जाएगा कि इसे सांगठनिक ढांचा आता है। अब बात करें पदाधिकारियों की, तो यूपी पुलिस का संगठनात्मक जो ढांचा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ढांचा है वो पदानुक्रमित है। कैसा है? पदानुक्रमित है, जिसमें कमांड और रिपोर्टिंग संरचना की एक स्पष्ट श्रृंखला है। ये बात, ये पॉइंट लिख करके फिर आप अपने पदाधिकारियों का नाम लिख सकते हैं। जिसमें टॉप पोस्ट होती है पुलिस महानिदेशक, जिसे हम डीजीपी भी कहते हैं। यूपी पुलिस बल का ये प्रमुख होता है। पुलिस बल के समग्र प्रशासन, नीति निर्माण और प्रबंधन। अब देखो यहाँ पर बिंदी नहीं है, तो ये आपको अनुस्वार लगना चाहिए। तो ये जो एग्जामिनर है, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लेता है, ठीक है। तो पुलिस बल के समग्र प्रशासन के लिए डीजीपी जिम्मेदार होता है, नीति निर्माण के लिए, प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर अपर पुलिस महानिदेशक, ये पुलिस बल में दूसरी रैंक का अधिकारी होता है। जस्ट इसके जस्ट फर्स्ट रैंक का ये होता है, और जो सेकंड रैंक पे ये आता है। पुलिस महानिरीक्षक है, इसके बाद में इसे रेंज का प्रभारी कहा जाता है। मैंने बताया था 18 रेंज होती हैं। तो रेंज का जो प्रभारी होता है वो कौन होता है बच्चों? वो पुलिस महानिरीक्षक होता है। ये एडीजीपी को रिपोर्ट करता है, ये रेंज का प्रभारी है और एडीजीपी को रिपोर्ट करता है। पुलिस उप महानिरीक्षक की बात करें, डीआईजी जिसे बोलते हैं हम, ये कार्य क्षेत्र में पुलिस प्रशासन या पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? पुलिस उप जो महानिरीक्षक है यानी डीआईजी, वो कार्य क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, और ये पर्यवेक्षण करता है। फिर इसके नीचे आपका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी है। फिर आप यहाँ पर पुलिस अधीक्षक है। अब पुलिस अधीक्षक जो कि जिले का होता है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, तो इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना, पुलिस बल का जिले में नेतृत्व करना, इसका कार्य होता है। इसके जस्ट नीचे पुलिस उपाधीक्षक होता है, डीएसपी है। उसके बाद इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर एक बहुत अहम पोस्ट है। ये गार्ड स्क्वाड को निर्देशित करता है। इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, इंस्पेक्टर का गार्ड स्क्वाड को निर्देशित करना। और दूसरा है कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण, जो कानून व्यवस्था बनाए रखना और यातायात नियंत्रण व्यवस्था है उसके बीच समन्वय का भी कार्य करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका। ये दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप जरूर लिखेंगे। फिर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये आपके पदानुक्रम के पदाधिकारी हैं। और बात ये जरूर लिखेंगे लास्ट में कि जो कांस्टेबल है वो पुलिस बल का सबसे निचले रैंक का पदाधिकारी होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये पहले प्रश्न का आंसर बताया। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने हिसाब से, मैंने तो केवल कंटेंट दिया है, अपने भाषा शैली के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और अगर आप लिख करके ग्रुप में देंगे तो फिर मैं उसका जो निष्कर्ष है, उसकी जो भूमिका है, या उसमें कहीं कोई चीज गलत लिखी हुई है तो उसे मैं जांच दूंगा, मूल्यांकन उसका कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जिम्मेदार रहना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा है बच्चों वो लिखने से ही आएगी। हम खूब पढ़ते रहे, अगर खूब पढ़ा है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे, जब लिखने बैठे तो हमारे शब्द गायब हो गए, तो फिर दिक्कत आती है, एग्जाम हॉल में दिक्कत आती है, और फिर आप फेल हो जाते हैं या मेंस पास नहीं कर पाते। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, रोज लिखना है। और ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको 7 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ध्यान रखना, मैं यहां पर 3.5 घंटे एक शिफ्ट में 3.5 घंटे लिखने की बात करता हूं। ये टारगेट रखते हैं, क्योंकि आपको 3 घंटे तो मिलते हैं, यानी 180 मिनट मिलते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आप 3.5 घंटे लिखने की, अगर आप कुर्सी बैठकर लिखने की अगर आपकी आदत हो गई है, तो आपको थकावट नहीं होगी,
आपकी बॉडी ऑलरेडी अनुकूलित हो चुकी होगी एग्जाम के लिए। तो बच्चे करते क्या है, 2 घंटे लिखे, 5 क्वेश्चन लिखे और रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले टॉपिक पढ़िए और यूनिट वाइज में अपने पाठ्यक्रम को बांट लीजिएगा और उसके बाद में उसके 20 क्वेश्चन आप बनाइए। 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, फिर उनको लिखिए। 20 क्वेश्चन को लिखिए किसमें, 3 घंटे में। 3 घंटे में आप 20 प्रश्न को लिखिए और जो आधा घंटा है, इस आधा घंटे में आप ये जो 20 प्रश्न लिखे हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हुए उसमें क्या क्या गलतियां हैं, आप अपने ही कॉपी को पढ़िए। बर्तनी की कहां गलती है, बिंदी का गलती कहां पर है, इसको चेक करिए, ठीक है, आधा घंटे में। तब आपका उसी 3.5 घंटे में आपका मूल्यांकन स्वयं हो जाएगा कि मैंने कहां गलती की है। यानी बर्तनी देखनी है, बिंदु देखना है, और आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो आपने विराम चिन्ह सही से लगाया है या नहीं लगाया है। तो ये जब खुद देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा और इस आध घंटे में आप पूरा रीड भी कर पाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो 3 घंटे लिखिए, आधा घंटा उसको चेक करने में लगा लीजिए, या 3.5 घंटे तक पूरा ही लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये रेंज आपको लानी है, ठीक है। 3.5 घंटे लगाएंगे तो 3 घंटे का आसानी से आ जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।